यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज के पेपर सोल्यूशन का ये थर्ड वीडियो है, जिसमें 5 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो होगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो किया हुआ है अलग अलग पार्ट में, टोटल 10 क्वेश्चंस तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज दिसंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। क्वेश्चन 11, साथ में आईडी भी लगी हुई है, हर क्वेश्चन के साथ में आईडी लगी है। अरेंज द पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस क्रोनोलॉजिकली ओल्ड टू न्यू बाय नेम ऑफ द सिटी। ये कैजुअल क्वेश्चन है। कई बार मैंने बताया भी है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज करने के लिए दिया जाता है, मैचिंग प्रॉब्लम में दिए जाते हैं। यहां पर अरेंज करने के लिए दिया गया है ओल्ड से न्यू की तरफ, मतलब सबसे पहले कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद और मतलब मोस्ट रिसेंट कौन सा हुआ था। बुचारेस्ट, रोम, मैक्सिको, कायरो। तो रोम में स्टार्ट हुआ था 1954 में, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रोम इटली 1954 में। उसके बाद बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यहां पर ऑप्शन नहीं है, बेलग्रेड नहीं है। बेलग्रेड के बाद में बुचारेस्ट हुआ था। बेलग्रेड में 1965 में हुआ था, 65 में, जो कि ये लिखा हुआ है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1965 में। उसके बाद 1974 में बुचारेस्ट में, बुचारेस्ट। इसके बाद मैक्सिको सिटी एंड कायरो। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, BACD, BACD, ये थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पर 4 दिया हुआ है, 5 हुए थे। रोम 1954 में, बेलग्रेड 1965 में, बुचारेस्ट 74 में, मैक्सिको सिटी 1984 में एंड कायरो इजिप्ट 1994 में। ये ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनफर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बिटवीन। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। WHO के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पर किसी ने भी पढ़ा होगा, या फिर ये मुझे भी उतना आइडिया नहीं था कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। WHO के अकॉर्डिंग, WHO के इनफर्टिलिटी मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी रेट इन इंडिया, ये कितना एस्टिमेट किया गया है, कितना एस्टिमेट किया गया है, कितने मतलब कितने इंटरवल में, 3.9 से 16.8% के बीच में इनफर्टिलिटी रेट है इंडिया का। ये इनके रिपोर्ट में है। वो रिपोर्ट तो मुझे नहीं मिल पाया, बट एक पेपर मिला, उस पेपर में इस रिपोर्ट को कोट किया गया है। वो पेपर है ये रिसर्च आर्टिकल, प्रिवलेंस एंड पोटेंशियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन इंडिया, एविडेंस फ्रॉम इंडियन डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे। ये हो गया इंडियन डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे। अब डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे क्या है, NFHS, DLHS, इस तरीके से कर सकते हैं। कौन सा डेटा लिया हुआ है, इसको बार और से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। NFHS ही दिया हुआ है। पूरे वर्ल्ड में जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे होता है, वो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे ही कहलाता है। बट इंडिया में जो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे होता है, उसको NFHS कहा गया है। नेशनल लेवल पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इसके पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल को हटा दिया गया है NFHS 4 के समय से, और NFHS 4 में डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा को भी कवर किया गया है। और उसी के बाद से सिर्फ और सिर्फ एक तरह का लार्ज हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है, जो कि NFHS है। अभी इसका राउंड 6 राउंड चल रहा है। NFHS 5 तक डेटा पब्लिश हो चुका है। तो WHO के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कौन सा यहां पर होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.9 से 16.8 के इंटरवल में ये इनफर्टिलिटी रेट इंडिया का है WHO के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका जो लिंक है वो आपको इस लिंक पर ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा। इसी में आपको पूरा एक्यूरेट यही वाला जो है इंटरवल लिखा हुआ है, 3.9 से 16.8%। ओके, ये तो हो गया डेटा की बात। अब समझते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी यहां पर जो लिखा हुआ है क्या है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी का मतलब कि फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बट प्राइमरी का मतलब क्या हो जाएगा, उसी में सेकेंडरी आ जाता है, फिर टर्सरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अगर दो समझ लेते हैं या सिर्फ प्राइमरी भी समझ लेते हैं तो आप बाकी दूसरे और समझ लेंगे। तो इसलिए मैंने यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी इन दोनों को यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, और मैं इसको मतलब आप जब खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होता है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, व्हेन समवन हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट आफ्टर एट लीस्ट 1 year ऑफ इंटरकोर्स विदाउट यूजिंग एनी बर्थ कंट्रोल मेथड। मतलब क्या हुआ, कोई भी फीमेल, यहां पर प्रेग्नेंट से रिलेटेड है, कोई भी फीमेल की बात हो रही है, कोई भी फीमेल 1 year के ड्यूरेशन में आफ्टर हर मैरिज अगर वो विदाउट बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज किए हुए इंटरकोर्स मतलब यूज करती है और साथ में उसको फर्टिलिटी नहीं होती है, तो वो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टाइल या प्राइमरी इनफर्टिलिटी उस केस में होगा। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होगा कि पहले उसकी फर्टिलिटी हो चुकी है बट आफ्टर दैट फर्टिलिटी शी हैज नेवर बीन एनी फर्टिलिटी, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। व्हेन at least one prior pregnancy has been achieved and then no pregnancy occurred after having intercourse without using any birth control method, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो यहीं से ये तो एक इसका कॉन्सेप्ट हो गया और साथ में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये डेटाबेस पर हो गया। अब 13 नंबर मैचिंग करना है, एसडीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसडीजी का मैंने 3 वीडियोज मैंने किया हुआ है और लगभग अगर देखा जाए तो ये वहीं से क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा और कुछ नहीं है। गोल है 1 2 3 4, ये 4 गोल है। इन 4 गोल्स को इनके जो टारगेट है इससे मैच करना है। तो गोल 1 2 3 4 स्टार्टिंग वाला ही दिया हुआ है। मैंने वीडियो में अपने पहले बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि आपको किसी भी तरीके से गोल 1 से लेकर के गोल 17 तक टोटल आपको किस गोल में क्या लिखी हुई बातें वो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट अगर नहीं भी देगा तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन जरूर देगा और वही रिलेट करके यहां भी दिया हुआ है। तो गोल 1 2 3 4 5, गोल 1 क्या है, नो पॉवर्टी, मतलब गोल 1 इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। ए का यहां पर थर्ड हो रहा है, ए का थर्ड, यहां पर एक ही में है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपको मैच नहीं करना है। बट आप देख लेते हैं बी का 4 हो रहा है। बी क्या है, गोल 2, बी का 4 एंड माल न्यूट्रिशन स्टंटिंग। आपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्टंटिंग और वेस्टिंग ये दोनों आपने पढ़ा हुआ है जो कि हंगर से रिलेटेड होता है, और यहां पर हंगर ना देकर के इसको एंड माल न्यूट्रिशन दे दिया गया है और यहां पर साथ में स्टंटिंग लिखा हुआ है, तो ये इसलिए 4 से कनेक्ट हो जाएगा। B4 C1 एंड D2, C गोल 3 C1 यहां पर प्रिवेंटेबल डेथ अंडर 5 है। अब यहां पर देखते हैं कि गोल 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब इसी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इसको यहां पर एंड प्रिवेंटेबल डेथ अंडर 5 यहां इससे कोरिलेट किया गया है जो कि इसके सब पार्ट हैं। तो ये हो जाएगा सी का 1 एंड डी का 2, इंश्योर प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन, और यहां पर ये 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये डायरेक्ट इस वर्डिंग को ना देकर के इसके अंदर से भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बना करके दिया जा सकता है और वहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ए बी सी डी इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर A3 B4 C1 D2। यहां पर ये थोड़ा सा छोटा में है, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो। इसी चार्ट को, ये जो पूरा सेक्शन है इसको मैंने अगले स्लाइड में लगाया हुआ है, इसको मैं यहां पर दिखाता हूं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 17। इसको मैंने अलग अलग सेक्शन में बताया था कि टोटल जो 3 पिलर्स होते हैं, कौन कौन से पिलर्स होते हैं उसको याद करने का तरीका भी बताया था। SEE सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट, ये 3 पिलर होते हैं और इन्हीं तीनों पिलर के बेसिस पर ये 17 ग्लोबल गोल को डिवाइड किया गया है और इन्हीं 17 ग्लोबल गोल में से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर 1 2 3 4 5 ये लिखा है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन एनर्जी, इसी तरीके से टोटल 17। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये दोनों जब आप देखेंगे तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हुआ करते थे और उसमें 8वां नंबर पार्टनरशिप पे था, और यहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 जो लास्ट वाला है वो भी पार्टनरशिप है। तो ये दो ऐसे याद कर सकते हैं। और मिलेनियम डेवलपमेंट में इसमें से एक एक दो दो जो गोल है वो, जो कि यहां पर सस्टेनेबल में अलग अलग हैं, मिलेनियम में दोनों मिक्सअप थे। जैसे नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, वहां मिलेनियम में फर्स्ट नंबर गोल था, यहां पर उसको उस दो जो गोल थे वहां पर, उन दोनों को यहां पर अलग अलग कर दिया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसको भी इस तरीके से आपको कैटेगराइज करके याद रखना पड़ेगा कि मिलेनियम में यही सारे गोल थे जो कि मतलब एक साथ मिक्सअप थे, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, अलग अलग गोल में इसको डिवाइड कर दिया गया है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। बस ऐसे इसको रखना है याद। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थोड़ा सा उधर हो गया, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये 17 ग्लोबल गोल हो गया। तो ये आप अपने बुक में, अपने कॉपी में, गूगल पर सेम यही वाला चार्ट मिल जाएगा, मैंने यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट से लिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नाउ 14 नंबर, फिर से स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया। टाइप 1 एरर अकर्स व्हेन, टाइप 1 एरर अकर, टाइप 1 एरर क्या होता है पहले तो ये समझ में आ जाए, उसके बाद हम उसके आंसर को निकाल लेंगे। पहले इसको आंसर को देख लेते हैं। वी रिजेक्ट एच नोट इफ H1 इज ट्रू, सॉरी एच नोट इज ट्रू। ओके, वी रिजेक्ट एच नोट इफ इट इज ट्रू, जब ये ट्रू हो, जब ये सही हो तो हम इसको रिजेक्ट कर दें। तो एच नोट क्या होता है, जो कि नल हाइपोथेसिस होता है, हम उस हाइपोथेसिस को एज्यूम कर लेते हैं, इस फिगर में जैसे बताया गया है। नल हाइपोथेसिस, द पेशेंट इज नॉट प्रेग्नेंट, हाइपोथेसिस ये है कि जो पेशेंट है उसकी टेस्टिंग होगी तो वो पता चलेगा कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है, और ये हमारा हाइपोथेसिस है। ये हो गया, मतलब इस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है पहला। अब ये जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर दो पेशेंट पर टेस्ट करते हैं। ये ऑब्वियसली है कि अगर ये बंदा मेल है तो ये प्रेग्नेंट तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। बट यहां हाइपोथेसिस है कि जो पेशेंट है वो नॉट प्रेग्नेंट, इसको ये प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए, बट डॉक्टर इनको बता रहे हैं यू आर प्रेग्नेंट, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ओके, फॉल्स पॉजिटिव इसको कहेंगे। और इसके अगेंस्ट में ये हो जाएगा फॉल्स निगेटिव, दोनों फॉल्स होगा, बट ये एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। अब यहां पर यू आर नॉट, क्योंकि यहां हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, वो हाइपोथेसिस क्या है कि पेशेंट नॉट प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट नहीं है। यहां पर कह रहे हैं यू आर नॉट प्रेग्नेंट, इसको इन्होंने बताया टाइप 2 एरर, फॉल्स निगेटिव। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। टाइप 1 एरर, यहां टाइप 1 और 2 एरर यहां पर लिखा गया है। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज करेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव और अल्फा एरर। इसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा टाइप 2 एरर, फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज करेक्ट एंड ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एरर। तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, ये हो गया वी रिजेक्ट एच नोट इफ इट इज ट्रू। नाउ 14, इसके बाद इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये भी स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। इफ द वेरिएंस ऑफ द डेटा इज 121 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी इज, एसडी क्या होगा, ये वेरिएंस दिया हुआ है 121, तो एसडी क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस, निकल के आ जाएगा 11। आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो गया क्लियर, ये किसी से भी छूटा नहीं होगा, ये बिल्कुल इजी है, क्लियर है। अब रिलेटेड कुछ इस तरीके से डायग्रामेटिक भी आपको समझना चाहिए कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इन 3 टाइप के जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लेते हैं उसमें कितने एरिया कवर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में या नॉर्मल कर्व के केस में। इसको मैंने इरेज कर दिया, ये एक नॉर्मल कर्व है। इस नॉर्मल कर्व के अगेंस्ट में आपने एक चीज और देखा होगा, कुछ इस तरीके से एक फ्लैटन कर्व जाता है, ये थोड़ा सा उल्टा बन गया,
ये इस तरीके से, मतलब नॉर्मल ही जाता है, बट ये फ्लैटन होता है। एक होता है ये नॉर्मल, और दूसरा एक और होता है, ये कुछ ऊंचाई इस तरीके से जाके, ये तीनों नॉर्मल ही, मतलब सिमेट्रिक कर्व ही होते हैं, बट इन तीनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं। ये हो जाता है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इसको कहते हैं एल एम, और ये वाला हो जाता है पी। इसको याद रखेंगे, एल एम पी, लैक्टिकुर्टिक, मेजोकुर्टिक एंड प्लेटिकुर्टिक, इस तरीके से होता है, और ये मेजर ऑफ कुर्टोसिस बताता है। ठीक है, ये वाला जो कर्व है इसको हम नॉर्मल कर्व या बेल शेप कर्व भी कहते हैं, जो कि मेजोकुर्टिक होता है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम आपको मालूम हो गए, याद हो गए। जो मीन है, चाहे वो इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, चाहे इस केस में हो, मिडिल में ही मिलेगा। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेगा, कोइंसाइड करता है। यहां से ये जो इतना एरिया है, ये मतलब जितना स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसका 1 टाइम, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया वही सेम टू सेम, मीन के इधर और मीन के इधर दोनों, इतने एरिया जो है 34.13, मतलब ऑन एन एवरेज 34 ही हम कहेंगे, 34.34%, मतलब 68.26%। इसको हम ऐसे अगर समझें तो ऑलमोस्ट 68% ऑफ डेटा इज कवर्ड बाय 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के ड्यूरेशन में आ गए, और ये जो एरिया है वो 68% एरिया होगा। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ये हो गया। ये जो एरिया है इतना, यहां से यहां तक 68, जो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन आया उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 सिग्मा हो गया 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब डिफरेंस ले लिया, दूरी, डिस्टेंस ले लिया, यहां तक आ गए, और मीन से यहां तक आ गए। तो ये जो अब एरिया है वो यहां से यहां तक कवर हो गया, और ये पूरा एरिया 95.44% कवर हो जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो दिस प्लस दिस ये आएगा, और दिस प्लस दिस, इस तरीके से 95, और जो टोटल जो 3 सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो 99% डेटा को कवर कर लेता है, 99.73%। ये इस तरीके से भी, मतलब ये जो है इसका एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कॉन्सेप्ट से, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर था 121,111, 3rd नंबर ऑप्शन सही था। तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। टोटल 5 क्वेश्चंस को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया इस सेशन में, जो कि इस सीरीज का 3rd वीडियो था। यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपने ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज भी मैंने एक्सप्लेन किया, वो आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, या कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो, सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई टॉपिक अगर आपके माइंड में हो जिस पर कि मैं आपके लिए कुछ वीडियो अपलोड कर सकूं, वीडियो कंटेंट बना सकूं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको आप डाल सकते हैं, उससे आप लिख सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इस पूरे कंटेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।